नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कश्यप। स्वागत है आपका क्राइम कहानी की एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की। साल 2012 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में प्रिया चौधरी नाम की एक लड़की अपनी 2.5 साल की बेटी को गोद में उठाए परेशान हालत में मोदी नगर इलाके में एक मकान पर पहुंची। वहां पर उसने मकान मालिक से बात की और उसी घर में किराए पर कमरा लेकर रहने लगी। उसका अपना परिवार और घर होते हुए भी उसने किसी कारणवश मायका छोड़ दिया था। उस समय प्रिया की उम्र लगभग 23 साल थी और उसकी बेटी वंशिका केवल 2.5 साल की थी। रहने की जगह मिलने के बाद प्रिया ने अपनी बेटी का पोषण करने के लिए ब्यूटी पार्लर में काम करना शुरू किया। रोज सुबह वह अपनी बेटी को किराए के कमरे में छोड़कर काम पर निकल जाती थी और दिन भर ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। मकान मालिक के परिवार वाले उसकी गैर मौजूदगी में वंशिका का ख्याल रखते थे। मकान में एक 18 साल की लड़की चंचल चौधरी भी रहती थी। चंचल ही ज़्यादातर वंशिका की देखभाल करती थी। दिन बीतने के साथ साथ प्रिया और चंचल के बीच गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन चंचल ने प्रिया से पूछा कि वह यहाँ अकेली रह रही है और उसके घर वाले कहाँ हैं। इस पर प्रिया ने अपनी कहानी चंचल को बताई। प्रिया ने कहा कि वह गाजियाबाद के लोनी इलाके की रहने वाली है। साल 2010 में उसके परिवार ने उसकी शादी राजीव नाम के एक व्यक्ति से कर दी थी, जो भोजपुर थाना क्षेत्र के खंजूरपुर गाँव का निवासी था। शादी के बाद प्रिया और राजीव को एक बेटी हुई जिसका नाम वंशिका रखा गया। वंशिका के जन्म के कुछ समय बाद ही प्रिया और राजीव के बीच झगड़े शुरू हो गए और उनकी अनबन इतनी बढ़ गई कि आखिरकार राजीव ने प्रिया को तलाक दे दिया। इसके बाद प्रिया अपने मायके लौट आई, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ भी हालत अच्छे नहीं रहे। मायके में प्रिया के परिवार वाले चाहते थे कि वह दोबारा शादी कर ले ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो सके, परंतु प्रिया ने शर्त रखी कि वह उसी व्यक्ति से शादी करेगी जो उसकी बेटी को भी अपनाए। हालांकि किसी भी लड़की ने उसकी बेटी को अपनाने की इच्छा नहीं जताई। इस वजह से उसकी दूसरी शादी नहीं हो पा रही थी और धीरे धीरे उसके परिवार वालों को भी वह और उसकी बेटी बोझ लगने लगी। परिवार वाले उसे समझने लगे कि वह अपनी बेटी को छोड़कर नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन प्रिया को यह बात मंजूर नहीं थी। उसने ठान लिया था कि वह अपनी बेटी के साथ ही एक नई शुरुआत करेगी। मायके की स्थिति से तंग आकर प्रिया ने वहाँ से भी निकलने का फैसला किया और अपनी बेटी को लेकर मोदी नगर में एक नए जीवन की शुरुआत की। इस तरह वह मोदी नगर में चंचल के घर पर रहने लगी और चंचल ने भी उसकी बहुत मदद की। चंचल ने ही उसे ब्यूटी पार्लर में काम दिलवाया था, जिससे प्रिया की आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। धीरे धीरे प्रिया को शादी ब्याह के कार्यक्रमों में भी मेकअप का काम मिलने लगा और उसकी ज़िंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। प्रिया सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती थी। साल 2014 में फेसबुक के जरिए उसकी पहचान एक लड़के से हुई जिसका नाम अमित गुर्जर था और मेरठ का रहने वाला था। उन दोनों की बातचीत फेसबुक पर शुरू हुई, जो धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। प्रिया ने अमित के साथ अपनी हर बात शेयर करनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि उसने अपने अतीत की सभी बातें भी अमित को बता दी। उसने अमित को अपनी शादी का तलाक और अपने परिवार से अलग होने के बारे में सब कुछ खुलकर बताया। धीरे धीरे अमित और प्रिया एक दूसरे को चाहने लगे। अमित ने प्रिया की बेटी को भी अपनी बेटी के रूप में अपनाने का मन बना लिया। प्रिया को लगा कि उसे जीवन साथी के रूप में जो इंसान चाहिए था वह अमित के रूप में मिल गया है। प्रिया ने सोचा कि वह अमित के साथ नई शुरुआत कर सकती है। अमित मेरठ में बुक बाइंडिंग का काम करता था और पब्लिकेशन से ठेके लेकर बुक बाइंडिंग करता था, जिससे उसकी अच्छी कमाई होती थी। कुछ समय बाद उसने प्रिया से कहा कि वह अपनी बेटी के साथ मेरठ आ जाए, वह उसे वहाँ एक ब्यूटी पार्लर खुलवा देगा। यह सुनकर प्रिया बहुत खुश हुई। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे से पीजी के लिए भी मिलने लगे। कुछ समय बाद प्रिया अपनी बेटी को लेकर मेरठ चली गई। वहाँ भी दोनों एक किराए के मकान में साथ रहने लगी। अमित ने प्रिया से कहा कि वह ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए कुछ दिन रुक जाए। इस दौरान प्रिया का खर्च भी अमित उठाने लगा। हालांकि उन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन दोनों लिव इन रिलेशन में रह रही थी। समय के साथ साथ प्रिया की बेटी बड़ी हो रही थी और अमित उसे भी बहुत प्यार करता था। वह छुट्टी के दिनों में उन्हें घुमाने ले जाता था, शॉपिंग कर आता था और मूवी दिखाता था। प्रिया की ज़िंदगी अब खुशी से भरी थी। वह अपनी दोस्त चंचल को भी नहीं भूली थी। वे दोनों हर रोज़ बात करती थी और कभी कभी मिलती भी थी। प्रिया अपनी ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी बातें चंचल से शेयर करती थी। चंचल भी अपनी सहेली की खुशहाल ज़िंदगी को देखकर बहुत खुश होती थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, छोटा सा कमेंट भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। उसके बाद साल 2015 में प्रिया और अमित ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। शादी के बाद प्रिया ने मेरठ के खरखोदा थाना क्षेत्र में काशीराम कॉलोनी में काशीराम आवास योजना के तहत अपना खुद का घर खरीदा और वे दोनों पति पत्नी के रूप में उसी घर में रहने लगे। समय बीत गया और देखते देखते 5 साल गुजर गए। अब अमित अपने पैसों से मेरठ के परतापुरा थाना क्षेत्र के भोर बराल इलाके में एक नया घर बनवा रहा था, क्योंकि जिस घर में रह रहे थे वह प्रिया के नाम पर था। साल 2020 में लॉकडाउन के कुछ समय पहले ही
उनका नया घर लगभग तैयार हो गया था। फरवरी के महीने में प्रिया, अमित और उनकी बेटी तीनों उस नए घर में शिफ्ट हो गई। इसके कुछ ही समय बाद पूरे देश में लॉकडाउन लग गया और सभी चीज़ें बंद हो गईं। लॉकडाउन में भी प्रिया अपनी सहेली चंचल के साथ हमेशा की तरह लगातार फ़ोन के द्वारा संपर्क में बनी रही। 28 मार्च को सुबह 11:36 पर प्रिया ने चंचल को आखिरी बार फ़ोन किया। उनके बीच लगभग 20 मिनट तक बात हुई, लेकिन अचानक फ़ोन कट गया। यह आखिरी बार था जब प्रिया और चंचल के बीच बातचीत हुई थी। अगले दिन यानी 29 मार्च को चंचल ने प्रिया को हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया, लेकिन प्रिया ने फ़ोन नहीं उठाया। चंचल के पास प्रिया के पति अमित गुर्जर का भी नंबर था। उसने अमित को फ़ोन किया तो अमित ने उसे बताया कि वह किसी काम से बाहर आया हुआ है। उसने कहा कि वह शाम को घर आ जाएगा तो प्रिया से उसकी बात करवा देगा, लेकिन प्रिया का फ़ोन नहीं उठाने से चंचल को अजीब सी घबराहट होने लगी थी। चंचल को यह बात अजीब लग रही थी क्योंकि प्रिया कभी भी उसका फ़ोन इग्नोर नहीं करती थी। अगर किसी काम में व्यस्त होती तो थोड़ी देर बाद खुद ही फ़ोन करके उसे बता सकती थी, पर उस दिन ना तो उसने फ़ोन उठाया ना ही खुद फ़ोन किया। चंचल का घर से प्रिया का घर 12 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से चंचल प्रिया के घर नहीं जा सकती थी और उसे प्रिया का नया पता भी नहीं मालूम था क्योंकि वे लोग हाल ही में उस घर में शिफ्ट हुए थे। चंचल को केवल इतना पता था कि प्रिया का नया घर परतापुरा इलाके में है। चंचल अब बेसब्री से शाम होने का इंतजार कर रही थी। शाम के करीब 5:08 पर उसने अमित को फ़ोन किया। इस बार अमित ने चंचल को बताया कि उसकी और उसकी पत्नी प्रिया के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इसी कारण से प्रिया किसी से बात नहीं करना चाहती है। चंचल को यह बात कुछ अजीब लगी। उसे लगा कि अगर प्रिया का अमित से झगड़ा हुआ है तो वह जरूर चंचल को इस बारे में बताती, क्योंकि दोनों अच्छी दोस्त थीं और दोनों एक दूसरे से भी सभी बातें शेयर करती थी। लेकिन अमित का कहना था कि प्रिया उससे भी बात नहीं करना चाहती है। अमित ने प्रिया को आवाज़ भी लगाई और कहा कि चंचल का फ़ोन आया है, पर प्रिया ने बात करने से मना कर दिया। चंचल ने अमित की आवाज़ सुनी, पर उसने खुद प्रिया को मना करते हुए नहीं सुना। इस बात पर चंचल को तब और शक हुआ जब उसने देखा कि प्रिया ने उसका नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। इसके बाद चंचल बार बार अमित को फ़ोन करके सवाल पूछने लगी। एक दिन अमित ने गुस्से में कहा कि प्रिया अपनी बेटी को लेकर घर छोड़कर चली गई है। उसने बताया कि उनके झगड़े के दौरान प्रिया ने गुस्से में चाकू से उस पर हमला कर दिया था और उसके बाद प्रिया अपनी बेटी को लेकर कहीं चली गई है। अमित ने कहा, पता नहीं कि अब प्रिया कहाँ है। कुछ दिन बाद 31 मार्च को प्रिया के व्हाट्सएप से एक मैसेज आया। उस मैसेज में लिखा था कि उसने गलती से गुस्से में आकर अमित पर चाकू से हमला कर दिया था, जिससे उसे चोट आई थी, इसलिए वह और उसकी बेटी कुछ पैसे लेकर घर से निकल गए हैं। उसने अभी कहा कि कोई उसे ढूंढने की कोशिश ना करे। इसके बाद 5 अप्रैल को चंचल के फ़ोन पर एक मैसेज आया जिसमें प्रिया के बैंक अकाउंट से 55,000 रुपये निकाले जाने का नोटिफिकेशन था। दरअसल प्रिया ने अपने बैंक खाते के मैसेज के लिए चंचल का नंबर दिया हुआ था। इस मैसेज से चंचल को थोड़ी राहत मिली कि प्रिया ने हाल ही में पैसे निकाले। इसका मतलब है कहीं भी होगी, सुरक्षित होगी। दिन बीतते गए। प्रिया और उसकी बेटी 28 मार्च को गायब हुई थी। 2 हफ्ता से ज़्यादा दिन हो जाने पर भी अब तक प्रिया से चंचल की बात नहीं हो पाई थी। इसलिए 15 अप्रैल को चंचल ने परेशान होकर प्रतापपुरा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस स्टेशन में चंचल ने प्रिया को अपनी कजिन सिस्टर बताया और कहा कि प्रिया पिछले 17 दिनों से गायब है और उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उसने अभी बताया कि प्रिया अपने पति अमित गुर्जर के साथ रहती थी। 28 मार्च से प्रिया और उसकी बेटी वंशिका का कोई अता पता नहीं है। पुलिस ने अमित को बुलाकर पूछताछ की। अमित ने वही कहानी सुनाई जो उसने चंचल को बताई थी, यानी उसकी पत्नी ने पहले उस पर चाकू से हमला किया और फिर घर छोड़कर भाग गई। उसने पुलिस को अपनी कलाई पर चोट के निशान भी दिखा दिए। इसके बाद पुलिस ने अमित को निर्दोष मानते हुए उसे छोड़ दिया। इसके बाद समय समय पर चंचल ने कई बार पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके प्रिया की तलाश के लिए कहा, लेकिन पुलिस ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उल्टा पुलिस वाले चंचल को ही डांटते और कहते कि उसे क्यों इतनी चिंता है। इसके बाद एक पुलिसकर्मी चंचल को रात में फ़ोन करने लगा और उसके साथ अश्लील बातें करने लगा। बहुत परेशान थी, पर उसकी बातों को सुनने और मदद करने वाला कोई नहीं था। चंचल ने प्रिया पति अमित गुर्जर के साथ की गई सभी कॉल रिकॉर्ड रखी थी। साथ ही पुलिस वालों से की गई बातें भी उसने रिकॉर्ड कर रखी थी। जब भी वो अमित से उसकी पत्नी प्रिया के बारे में पूछती तो अमित चंचल पर ही आरोप लगाने लगता कि यह सब उसकी वजह से हो रहा है। वह चंचल से कहता है कि लगता है प्रिया को भड़का रही हो। इसके साथ ही अमित ने चंचल को धमकाना भी शुरू कर दिया और कहा कि अगर इसने दोबारा फ़ोन किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। 2 जून को अचानक पुलिस चंचल के घर पहुंची और उससे पूछताछ करने लगी। पुलिस ने उससे पूछा कि वह प्रिया के मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही और उसके साथ उसका क्या संबंध है। इस तरह की पूछताछ चंचल का समाज में रहना मुश्किल हो गया। लोग उसे शक की निगाह से देखने लगे, लेकिन चंचल को इस बात की परवाह नहीं थी। वह अपनी दोस्त प्रिया की तलाश को लेकर गंभीर थी। इसी दौरान चंचल की मुलाकात मनीष लोहिया नाम के एक व्यक्ति से हुई जो बजरंग दल, RSS और अन्य संगठनों में एक सक्रिय कार्यकर्ता थे। शुरुआत में मनीष ने चंचल की बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन चंचल के बार बार संपर्क करने पर वह उसकी बात सुनने को तैयार हो गए।
चंचल ने मनीष को प्रिया के साथ हुई सारी दुर्घटना के बारे में विस्तार से बताया। इसके बाद 14 जुलाई को चंचल और मनीष मेरठ के एसएसपी से मिलने गए और पूरी बात बताई। चंचल ने एसएसपी को यह भी बताया कि प्रतापपुर थाने के पुलिस अधिकारी उसे परेशान कर रहे हैं और रात को फोन करके अश्लील बातें करते हैं। एसएसपी ने मामले की गंभीरता से लिया और तुरंत क्राइम ब्रांच की टीम बनाई। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने प्रिया को ढूंढने का अभियान शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अमित गुर्जर को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की। अमित ने पहले तो कुछ भी नहीं बताया, लेकिन कई दिनों तक तस्तकी में रहने के बाद 22 जुलाई को वह टूट गया और अपनी पत्नी प्रिया और बेटी बंसिका के ठिकाने का पता बता दिया। चंचल को पहले से ही शक था कि अमित ने प्रिया और उसकी बेटी के साथ कुछ गलत किया है। लॉकडाउन के समय 22 जुलाई को पुलिस ने अमित के बताए पते पर जाकर छानबीन शुरू की। घर निर्माणाधीन था, लेकिन कुछ हद तक तैयार हो चुका था। पुलिस ने घर का ताला खोलकर अंदर जांच शुरू की। घर के बेडरूम में पुलिस ने बिनाइल फ्लोरिंग हटाकर खुदाई करने के निर्देश दिए। मजदूरों ने फर्श की एक सीट हटाकर खुदाई शुरू की। लॉकडाउन की वजह से सभी लोग अपने अपने घरों में ही थे, इसलिए पुलिस द्वारा फोड़ की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी पुलिस की गतिविधियों को देखने के लिए बाहर आए। घंटों की खुदाई के बाद पुलिस को लगभग 7 से 8 फीट की गहराई पर 2 अलग अलग मानव कंकाल मिले, जो नमक में लिपटे हुए थे। पुलिस ने इन हड्डियों को बाहर निकाला और फॉरेंसिक जांच के लिए अस्पताल भेज दिया। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। अजीब बात यह थी कि इसी दौरान अमित पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। हालांकि उसी रात पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया। अमित के पास पिस्टल थी और उसने पुलिस पर गोलियां चलाईं। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और अंततः उसे पकड़ लिया। पूछताछ में अमित ने कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी प्रिया और बेटी बंसिका का कत्ल किया है। अमित गुर्जर और चंचल के बयान के अनुसार साल 2015 में प्रिया ने अमित गुर्जर नाम के एक शख्स से शादी की थी। दोनों ने शादी के बाद काशीराम कॉलोनी में घर खरीदा और वहीं रहने लगे। शुरुआत में सब ठीक ठाक था, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही अमित का व्यवहार में बदलाव आने लगा। हर शुक्रवार को वह नहा धोकर अच्छे से तैयार होता और बाहर चला जाता था। अमित ने एक दिन प्रिया से कहा कि उन्हें अपनी बेटी को उर्दू भी पढ़ानी चाहिए और प्रिया को भी दुपट्टे से सिर ढकना चाहिए। प्रिया को ऐसा बात अजीब लगी, क्योंकि वह साईं बाबा की भक्त थी और रोज़ उनकी पूजा करती थी, जिसे अमित पसंद नहीं करता था। इस बदलाव को देखते हुए प्रिया को अमित के व्यवहार पर शक हुआ और उसने उसके बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। एक दिन जब उसे मौका मिला तो उसने अमित के सभी दस्तावेज देखे और पाया कि उसका आधार कार्ड पर नाम अमित गुर्जर नहीं बल्कि शमशाद लिखा था। यह जानकर प्रिया को गहरा धक्का लगा। उसे समझ आया कि हर शुक्रवार को शमशाद तैयार होकर जुम्मे की नमाज पढ़ने जाता था। प्रिया ने यह सच्चाई अपनी दोस्त चंचल को भी बताई। उसने शमशाद से सवाल किया कि उसने अपनी अश्लील पहचान क्यों छिपाई। शमशाद ने प्रिया के सामने माफ़ी मांगी और उसे रो रो कर समझाने की कोशिश की। प्रिया ने अपनी बेटी बंसिका के भविष्य के लिए और समाज में बदनामी के डर से उसे माफ़ कर दिया, लेकिन अब सच्चाई का पता चलने के बाद शमशाद का व्यवहार और ख़राब हो गया और प्रिया को पूजा करने से रोकने लगा और जब वह मना करती थी तो उसके साथ मारपीट भी करने लगा था। मारपीट से तंग आकर प्रिया ने साल 2019 में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन शमशाद ने पुलिस के सामने भी माफ़ी मांगी ली थी। प्रिया ने फिर से उसे माफ़ कर दिया, शिकायत वापस ले ली। कुछ समय बाद प्रिया को भी यह पता चला कि शमशाद पहले से शादीशुदा है और उसकी पहली पत्नी का नाम अफसाना है, जिनसे उसके 3 बच्चे भी हैं। उसके बाद शमशाद ने काशीराम आवास योजना के तहत जो घर प्रिया के नाम खरीदा था, उससे शमशाद ने प्रिया को बताए बगैर फर्जी कागजों के जरिए फरवरी 2020 में बेच दिया था और प्रिया को इसकी भनक भी नहीं लगी और प्रिया के बैंक अकाउंट को भी शमशाद ही हैंडल करता था। लॉकडाउन के दौरान शमशाद के घर पर अक्सर उसके दोस्त आते थे। यही जगह उनकी शराब पार्टी भी होती थी। इस घर में उसकी पत्नी और बेटी भी रहती थी, लेकिन इसके बावजूद वह दोस्तों के साथ इसी घर में बैठकर शराब पीता था। अगर उसकी पत्नी प्रिया इसका विरोध करती तो शमशाद उसे मारता पीटता था। फिर 28 मार्च की रात को हमेशा की तरह दोनों के बीच झगड़ा हुआ। रात के करीब 10 बजे प्रिया सब्जी काट रही थी कि गुस्से में उसने शमशाद पर चाकू से वार किया। इससे शमशाद की कलाई पर हल्का सा कट लग गया। यह देखकर प्रिया को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन तब तक शमशाद गुस्से से पागल हो चुका था। उसने प्रिया का गला पकड़ लिया और इतनी जोर से दबाया कि कुछ ही मिनटों में प्रिया की जान चली गई। उसी कमरे में प्रिया की 10 साल की बेटी बंसिका सो रही थी। शमशाद ने तकिए से उसका मुंह दबाकर उसे भी मार डाला। वह मासूम बच्ची जिसे वह रोज़ पापा कहकर पुकारती थी और जिसे स्कूल छोड़ने को भी जाता था, उसी बच्ची को शमशाद ने ख़त्म कर दिया था। हत्या करने के बाद वह शराब पीते हुए सोचने लगा कि अब इन सबों को ठिकाने कैसे लगाया जाए। उसके घर से कुछ ही दूरी पर एक नहर थी, इसलिए उसने पहले सोचा कि सबों को नहर में फेंक देता हूँ, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जगह जगह पर पुलिस तैनात थी। वह समझ गया कि सबों को बाहर ले जाना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि उसे पुलिस पकड़ सकती है। शमशाद ने सबों को नहर में डालने का प्लान छोड़ दिया और नए तरीके से सोचने लगा। उसने कई अपराध आधारित टीवी शो और फिल्म देखे ताकि उसे सबों को ठिकाने लगाने का कोई तरीका मिल सके।
तभी उसे एक फिल्म का वह दृश्य याद आया जिसमें एक लड़की के सबको पुलिस स्टेशन के नीचे दफना दिया जाता है। शमशाद ने भी उसी तरह का प्लान बनाया। उसके घर पर कुछ समय से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जो लॉकडाउन के कारण रुका हुआ था, इसलिए घर में खुदाई के औजार भी पड़े हुए थे। उसने योजना बनाई कि वह बेडरूम के फर्श के नीचे सबको दफना देगा। शमशाद ने सबसे पहले कमरे में रखे बेड और सोफे को हटाया और फिर एक कोने में खुदाई शुरू की। कई घंटों तक खुदाई करने के बाद उसने लगभग 7-8 फीट गहरा गड्ढा खोदा हुआ। बीच बीच में थकने पर थोड़ी देर आराम भी करता रहा, क्योंकि लॉकडाउन के कारण घर में किसी के आने का कोई डर नहीं था, इसलिए उसने आराम से खुदाई की। फिर उसने नज़दीकी दुकान से नमक के पैकेट खरीदे ताकि सब जल्दी से गल जाए। उसने सबों को गड्ढे में डालकर उनके ऊपर नमक डाला और फिर मिट्टी से गड्ढे को भरकर उसे सीमेंट से बंद कर दिया। ऊपर से उसने बिना मैट बिछा दी और उसके ऊपर सोफे और बेड वापस रख दी। इसके बाद कई महीनों तक शमशाद उसी बेड पर सोता रहा जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। पूछताछ में अभी पता चला कि इस घटना के कुछ दिन पहले शमशाद की पहली पत्नी अफसाना अपने भाई दिलावर के साथ वहाँ पर आई थी। वहाँ अफसाना और प्रिया के बीच लाखों रुपए के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके कुछ ही समय बाद प्रिया और उसकी बेटी बंसका की हत्या हो गई थी। उसके बाद अफसाना और दिलावर बिहार लौट गए। जब जुलाई में पुलिस ने शमशाद को गिरफ्तार किया और इस अपराध की जानकारी सामने आई तो पुलिस की एक टीम बिहार गई और वहां से अफसाना और दिलावर को भी गिरफ्तार कर लिया। उन पर सबूत मिटाने का आरोप लगा। प्रिया की पहचान के लिए पुलिस ने उसकी मां का खून का सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजा, जिससे पुष्टि हुई कि बरामद प्रिया और उसकी बेटी बंसका की ही है। शमशाद ने प्रिया का फोन और घड़ी भी जमीन में गाड़ दिए थे, जिन्होंने पुलिस ने सबों के साथ बरामद किया। चंचल ने पुलिस वालों की आवाज़ की रिकॉर्डिंग मीडिया को दे दी, जो वायरल हो गई थी। यह भी आरोप था कि इन पुलिस वालों ने शमशाद से रिश्वत ली थी और इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। इसके बाद शमशाद के एक अन्य साथी नकुल शर्मा को भी सबूत मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। शमशाद, उसकी पत्नी अफसाना, दिलावर, नकुल शर्मा और कुछ अन्य लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में लोगों का कहना था कि शमशाद को फांसी होनी चाहिए। साथ ही उन पुलिस वालों को भी सस्पेंड कर दिया गया जिन्होंने प्रिया की दोस्त चंचल को परेशान किया था। दरअसल इस घटना का खुलासा चंचल की कोशिशों के कारण ही हुआ था, क्योंकि उसने ही प्रिया की खोज के लिए दिन रात एक कर दिए थे। प्रिया के घर वाले उससे पहले ही नाता तोड़ चुके थे। ऐसे में अगर चंचल ने उसकी तलाश नहीं की होती तो शायद इस हत्या का खुलासा कभी ना हो पाता। बाद में अफसाना और दिलावर ने हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया, क्योंकि अदालत का मानना था कि इतने बड़े गड्ढे को खोदने में एक से ज़्यादा लोग शामिल रहे होंगे। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करी, अदालत में पेश किया और वहाँ से भी जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि इसका मकसद आपको जागरूक और सतर्क करना है। इस पूरी घटना के बारे में आपको क्या विचार हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।